हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीएसएसबी फ्यूचर टीचर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो डीएसएसबी कोर्ट अटेंडेंट के जो एग्जाम है वो ओवर हो गए, आपके जो एग्जाम है वो खत्म हो गए हैं। सबका जो क्वेश्चंस है वो ये है कि मैम जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो उसमें किसको ज्यादा फायदा मिलेगा, फर्स्ट वाली शिफ्टों को या लास्ट वाली शिफ्टों को। तो आज की वीडियो में मैं सब क्लियर करने वाली हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट एग्जाम की तैयारी करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें कि कोर्ट अटेंडेंट का एग्जाम है वो आपका जो खत्म हो गया है, उसका जो एग्जाम है बहुत लॉन्ग टाइम तक, मतलब 1 मंथ तक कंप्लीटली चला है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, किस शिफ्ट को ज्यादा फायदा मिलेगा, क्या पहली वाली शिफ्टों को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा या लास्ट वाली शिफ्टों को। तो नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, सबसे पहले हम देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन क्या है। जब भी कोई परीक्षा डीएसएसबी या कोई भी जो संस्था होती है वो कंडक्ट कराती है, तो वो एक या एक से अधिक दिनों तक चलती है, मतलब ये 2 महीने तक चलती है। बहुत सारी शिफ्टों में ये परीक्षाएं होती है और हर एक शिफ्ट का जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। किसी शिफ्ट का जो पेपर है, किसी दिन जो पेपर है बहुत ज्यादा इजी आ जाता है, किसी दिन का जो पेपर है वो थोड़ा हार्ड टफ आ जाता है। तो इस जो डिफरेंस है इसको कम करने के लिए डीएसएसबी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को अपनाता है, जिसकी वजह से किसी के साथ भी कोई भेदभाव ना हो सके। अब हम देखेंगे कि पहली शिफ्ट वालों को ही जो नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है। तो कई उम्मीदवारों का मानना है, जो भी कैंडिडेट है वो बोलते हैं कि मैम जो पहली शिफ्ट वालों को ज्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए, उन्हें ज़्यादा मिलने चाहिए, क्योंकि बिना एनालिसिस परीक्षा, मतलब जो पहली शिफ्ट वाले जिनका पहली शिफ्टों में जो एग्जाम होता है उन्हें पेपर का कुछ भी आइडिया नहीं होता, विदाउट एनालिसिस वो एग्जाम देने जाती है। और जो ट्रेंड, मतलब क्या है, जो दूसरी या तीसरी जिनकी लास्ट शिफ्टों में एग्जाम होता है, अल्टीमेटली उन्हें बहुत ज्यादा फायदा होता है। कैसे? क्योंकि उन्हें यूट्यूब पे इतना पेपर का पैटर्न कैसा आ रहा है, कितना जो टॉपिक्स है वो किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस, कौन-कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि डीएसएसबी अपना एक पैटर्न अगर चालू कर दे कि इस पैटर्न में एग्जाम आएंगे, तो वो उसी पैटर्न को फॉलो करता रहता है। तो इसी वजह से क्या है, उन लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाता है कि किस टाइप का क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, हमें कौन से टॉपिक पे ज्यादा अच्छे से कवर अप कर लेना है, किस टॉपिक को अच्छे से करके जाना है। अब है मेंटली प्रिपेयर। तो देखो, हम लोगों को ये भी याद रखना चाहिए कि जब हम फर्स्ट टाइम जब कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, पहली बार पहले दिन जिसका पेपर होता है वो मेंटली इतना प्रिपेयर नहीं होता। क्योंकि खुद ही मान के चलो कि आपका शिफ्ट, मतलब आपका जो एग्जाम है वो पहली वाली शिफ्ट में है, पहले दिन। तो आपको एकदम ब्लाइंड हो आप लोग, कैसे क्या एग्जाम में आएगा, क्या होगा कुछ। लेकिन वही अगर पहली दूसरी शिफ्ट हो जाती है तो आपको थोड़ा थोड़ा रिलैक्स होने लगते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या एग्जाम प्रेशर चल रहा है, कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या हमने मिस्टेक्स किए वो आप ना करें। ऐसी कुछ वीडियोस आती रहती है, तो ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए कि इस वजह से भी क्या है, जो फर्स्ट शिफ्ट वाले जो स्टूडेंट होते हैं, कैंडिडेट होते हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो कम ही रह जाती है इस वजह से। इसी वजह से नॉर्मलाइजेशन में उन्हें कुछ फायदा मिल जाता है। लेकिन क्या हमेशा जो पहली शिफ्ट वालों को ही नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा? जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि सिर्फ हमेशा ही जो शिफ्ट पहली हो, जिसके जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम होंगे, उनको फायदा मिलेगा। क्योंकि जो शिफ्ट का जो पेपर है उसमें ये भी तो मेनली होता है ना कि कौन सा पेपर आपका इजी आ रहा है, कौन सा हार्ड आ रहा है, कौन सा मॉडरेट आ रहा है। क्योंकि ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाएगी। अगर फर्स्ट शिफ्ट वालों की जो एवरेज है वो अगर ज्यादा आ गई तो उन्हें बेनिफिट इतना नहीं मिलेगा, और दूसरी शिफ्ट और तीसरी शिफ्ट मान के चलो कठिन होगी तो उनको ज्यादा फायदा मिल सकता है। अब है डीएसएसबी किन बातों को देखता है नॉर्मलाइजेशन करते टाइम पे। तो ये तीन जो पॉइंट है उसको मेनली फोकस करता है डीएसएसबी, सभी शिफ्टों का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है कि किसने कितना जो परफॉर्म किया है, क्या एवरेज स्कोर आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या करता है डीएसएसबी नॉर्मलाइजेशन करता है। पेपर का डिफिकल्टी लेवल, अगर किसी का जो एग्जाम है वो ज्यादा हार्ड आया है तो उसको अल्टीमेटली जो नॉर्मलाइजेशन है उसमें बेनिफिट मिलेगा। उम्मीदवार के रॉ स्कोर के ऊपर भी वो करता है, इन्हीं के आधार पर कोई भी जो फाइनल जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर तैयार किया जाता है। अब रॉ स्कोर, फाइनल स्कोर एंड कट ऑफ में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम रॉ स्कोर और फाइनल स्कोर में देख लेते हैं। तो रिजल्ट केवल रॉ जो मार्क्स होते हैं आपके उसके बेस पर नहीं बनेगा, नॉर्मलाइजेशन के
नॉर्मलाइजेशन के बाद जो आपका फाइनल स्कोर होता है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, मतलब थोड़ा कम नहीं हो सकता, आपका बढ़ जाता है। जिसको आपको ये डाउट होगा कि मैम अगर हमारा नॉर्मलाइजेशन में फायदा नहीं हुआ तो आपके मार्क्स डिक्रीज नहीं होंगे, अगर फायदा होगा तो इंक्रीज होंगे, नहीं तो जितने आपके एक्चुअल में मार्क्स थे उतने ही रहेंगे। ठीक है। अब है कट ऑफ कैसे बनेगी। तो आपकी जो फाइनल मेरिट होती है, जो मतलब कट ऑफ तैयार की जाती है, वो रो स्कोर से नहीं, मतलब जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर है उसके बिहाफ पे तय की जाती है। ठीक है। और फाइनल ये है कि अगर आपको लग रहा है कि हमारी शिफ्ट मुश्किल थी तो चिंता करने की बहुत जरूरत नहीं है। नॉर्मलाइजेशन की जो व्यवस्था है डीएसएसबी या कोई भी जो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं उसमें होती है। जो पहली शिफ्ट के जो लोग हैं अगर उन्हें लग रहा है कि उनका जो एग्जाम है वो अच्छा नहीं गया तो उनको भी नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपका जो एग्जाम है वो कैसा गया था और आपके एवरेज मतलब आपका कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है। और और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज अपनी फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी थोड़ी सी गाइडलाइंस मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।